हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग वैद्युत फ्लक्स और गॉस के नियम के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारी क्लियर कर देंगे। आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक केवल देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है तो ये है हमारा इंस्टाग्राम चैनल @MP सेंटर, ठीक है ना। यहाँ पे आप अपने डाउट हमें भेज सकते हैं। डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाता है PDF के फॉर्मेट के रूप में, ठीक है। तो PDF पाने के लिए आपको हमारे MP सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत फ्लक्स के बारे में। ध्यान से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो आपको अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? देखिए, जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स का शाब्दिक अर्थ बात करें, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो फ्लक्स का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवाह अथवा गुजरना, ठीक है। फ्लक्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रवाह अथवा गुजरना। हमें किसके बारे में पढ़ना है? वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया? वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है वैद्युत बल रेखाओं का प्रवाह या वैद्युत बल रेखाओं का गुजरना, ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं का गुजरना, वैद्युत बल रेखाओं का गुजरना। वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या हो गया? वैद्युत बल रेखाओं का गुजरना, अर्थात गुजरना, ठीक है ना। किसी पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। किसी पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसी की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर हमें डिफिनीशन देनी हो, परिभाषा देनी हो तो परिभाषा वैद्युत फ्लक्स की क्या दे सकते हैं आप आसानी से समझिएगा। इतनी सरल डिफिनीशन कि आप भूलना चाहेंगे फिर भी नहीं भूल पाएंगे। ध्यान से आप डिफिनीशन देखिएगा। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबवत, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभिलंबवत। वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबित होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ये इसकी डिफिनीशन है, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इसी फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई हो गया और यहां पे सफिक्स में ई लिख देंगे। फाई ई से प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करती है। समझ गए? वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित है, उस पृष्ठ से अभिलंबवत कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसकी संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल आपको हम समझाएं, ठीक है ना, आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए, सपोज करिए ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, ठीक है। ये कोई हमारे पास पृष्ठ है, ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है। सपोज करिए पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पृष्ठ से
अभिलंबवत अर्थात 90 अंश का कोण बनाते हुए कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं। जैसे इस पृष्ठ से अभिलंबवत मतलब बल रेखाएं ऐसे गुजरेंगी, ऐसे गुजरेंगी, इसको क्रॉस करते हुए ऐसे गुजरेंगी, ठीक है, तभी तो अभिलंबवत होगा। अर्थात अगर इस पृष्ठ से ठीक है कितनी बल रेखाएं गुजरी, जैसे कुछ बल रेखाएं हो सकती है इस पृष्ठ से न गुजर रही हो, ऐसे ऊपर से क्रॉस करके चली जा रही हो, तो पृष्ठ से अभिलंबवत 90 अंश का कोण बनाते हुए इस पृष्ठ में से कितनी बल रेखाएं अभिलंबवत गुजर रही हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3, अर्थात 3 बल रेखाएं गुजर रही हैं। फाई ई का मान हो जाएगा 3, फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा 3। अभी आगे हम आपको कुछ और अच्छे एग्जांपल्स कराएंगे, आसानी से आप समझ पाएंगे। दूसरी बात, ठीक है, जैसे अगर हम कह दें यही हमने पृष्ठ बनाया, ठीक है, यही पृष्ठ हमने बनाया, यही पृष्ठ हमने बना दिया, ठीक है। चलिए अगर हम कह दें इससे, अब बताइए फ्लक्स कितना है इस कंडीशन में, तो आप कहेंगे फ्लक्स तभी होगा अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से आप समझेंगे, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि इसका फ्लक्स बताइए, इसका फ्लक्स बताइए, तो फ्लक्स के लिए 2 कंडीशन है, एक गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, लेकिन कैसी बल रेखाओं को कलेक्ट करेंगे, कैसी बल रेखाओं को गिनेंगे, जो अभिलंबवत तो होकर के गुजर रही हैं, 90 अंश का कोण बना करके गुजर रही हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी बल रेखाएं नहीं हैं जो 90 अंश का कोण बना कर गुजर रही हैं। जैसे ये हमारा पृष्ठ था, ठीक है, इस पृष्ठ से ऐसी बल रेखाएं गुजर रही हैं, ऐसे, तो कोण यहाँ 90 अंश नहीं है, इसलिए हम इसको फ्लक्स की गणना में नहीं कर सकते। हम यहाँ नहीं कह सकते कि इसका फ्लक्स 2 है, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 बल रेखाएं तो गुजर रही हैं इस पृष्ठ से, लेकिन अभिलंबवत नहीं गुजर रही हैं। तो क्या इसका फ्लक्स 0 होगा? इसका फ्लक्स 0 नहीं होगा। अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि इसका फ्लक्स कितना होगा, लेकिन हाँ, इसका फ्लक्स 2 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 बल रेखाएं गुजर रही हैं लेकिन अभिलंबवत नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेकर के रखा हुआ है, ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 है। अगर हम कहें इसका फ्लक्स बताइए, तो आप कहेंगे ये कोई हमारा पृष्ठ था, ठीक है, इस पृष्ठ से अभिलंबवत हमने देखा कि 3 बल रेखाएं गुजर रही हैं, अर्थात फाई ई की जो वैल्यू होगी, फ्लक्स का जो मान होगा वो 3 होगा। जितनी बल रेखाएं अभिलंबवत गुजरेंगी उसी की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ 3 बल रेखाएं गुजरी पृष्ठ से, ये दोनों नहीं गुजर रही हैं, बाहर से जा रहे हैं, तो इनको छोड़ेंगे, ठीक है। कितनी गुजरी? 3, तो फ्लक्स कितना? 3। यहाँ फ्लक्स कहेंगे कि ये वाली बल रेखाएं नहीं गुजर रही हैं, छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 बल रेखाएं इस पृष्ठ से अभिलंबवत होकर के गुजर रही हैं, इसलिए फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स क्या है? इट इज क्लियर, किसी भी पृष्ठ से होकर अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उसका वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, अब आगे के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब मैं आगे ये वाला फिगर लेकर के बढ़ रहा हूं, ये वाला फिगर छोड़ रहा हूं, ये वाला फिगर आगे लेकर के बढ़ रहा हूं। यहां पे कितनी बल रेखाएं थी टोटल? 1 2 3 4 5, 5 बल रेखाएं थी, 3 बल रेखाएं अभिलंबवत होकर के गुजर रही थी। हमने कहा कि यदि ई की तीव्रता बढ़ा दे, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बढ़ा दे, इस फिगर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर दे? बढ़ा दे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बढ़ाने से क्या होगा? ये जो बल रेखाएं दूर दूर थी, ये अब नजदीक नजदीक हो जाएंगी। ये जो बल रेखाएं दूर दूर थी, अब ये क्या हो जाएंगी? नजदीक नजदीक हो जाएंगी। तभी तो कहेंगे ये दुर्बल वैद्युत क्षेत्र है, ये प्रबल वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अगर बल रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा तो दुर्बल वैद्युत क्षेत्र, बल रेखाओं के बीच की दूरी कम तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं, जब बढ़ाएंगी तो ये बल रेखाएं क्या हो जाएंगी? नजदीक नजदीक हो जाएंगी। इस कंडीशन में पहले देखिए फाई ई का मान 3 था, लेकिन हमने ई की तीव्रता को बढ़ाया। ई की तीव्रता को बढ़ाने पर फ्लक्स बढ़ा कि घटा?
फ्लक्स बढ़ा कि घटा, तो फ्लक्स हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस कंडीशन में फ्लक्स का मान कितना है, फाई ई बराबर 7 है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा देने से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा देने से फ्लक्स का जो मान है बढ़ गया, अर्थात फाई ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है। समझ पाए कि नहीं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा देने से फाई का मान बढ़ गया, मतलब फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ई बढ़ाने से फाई ई बढ़ रहा है। तो फ्लक्स पहले किस पे निर्भर करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे तो फ्लक्स का भी मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसी के लिए हम बात करेंगे, ठीक है ना। ये फिगर था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाई तो बल रेखाएं दूर दूर, अब क्या हो गई, नजदीक, तो फाई ई का मान बढ़ा। अब हम कह रहे हैं कि पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा दें। पहले पृष्ठ कौन सा था, ये वाला छोटा वाला, ठीक है ना। अब पृष्ठ कौन सा है, अब पृष्ठ ये वाला है। हमने पृष्ठ के क्षेत्रफल को ही बढ़ा दिया। तो जब पृष्ठ छोटा था तो फ्लक्स कौन कौन बना रहे थे, ऊपर वाले और नीचे वाले नहीं बना रहे थे फ्लक्स, क्योंकि ये ऊपर और नीचे वाले इस छोटे वाले पृष्ठ से कहां गुजर रहे थे, इसलिए फ्लक्स नहीं बना रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाया तो पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाने से ये भी फ्लक्स बनाने लगी। जो भाग के ऊपर से निकल जा रहे थे पृष्ठ के क्षेत्रफल बढ़ाने से, वो भी ये बल रेखाएं भी इस पृष्ठ में से होकर गुजरने लगी, अभिलंबवत गुजरने लगी। अर्थात इस कंडीशन में फ्लक्स का मान कितना है, इस कंडीशन में फ्लक्स का मान गिन लेते हैं। अब ये भी बना रहे हैं, जब पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने बढ़ा दिया, नहीं बढ़ाया था तो कितनी थी, 7 थी। अब हमने क्षेत्रफल को बढ़ा दिया तो जो ऊपर वाली बल रेखाएं थी वो भी पृष्ठ से गुजरने लगी। अब कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस कंडीशन में फाई ई का मान क्या है, 9 है। फाई ई का मान क्या है, 9 है। अर्थात जो फ्लक्स है फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। समीकरण नंबर 2। एरिया बढ़ाने से, देखिए एरिया बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा। पहले फ्लक्स कितना था, 7 था, एरिया बढ़ा दिया तो जो बल रेखाएं बाहर से निकल रही थी वो बाहर से अब नहीं निकलेंगी, वो भी पृष्ठ में से होकर जाने लगेंगी, तो फ्लक्स का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अर्थात फ्लक्स 2 बातों पर निर्भर करता है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, दूसरा पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, दूसरा पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। अतः हम कहेंगे कि फाई ई की जो वैल्यू है वो कितनी बातों पर निर्भर कर रहा है, 2 बातों पर, एक ई और एक ए। लेकिन इन रियल जो फाई ई होगा वो ई डॉट ए होगा। क्यों होगा, अभी आगे हम आपको समझाएंगे। फाई ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फ्लक्स 2 बातों पर निर्भर किया, एक ई और ए पे। तो हमने लिख दिया ई डॉट ए। ई डॉट ई क्यों लिखा, अभी आप आगे समझेंगे। अच्छा, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके, क्या कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो अदिश राशि होती है कि सदिश राशि होती है। वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। अरे ये संख्या है, फ्लक्स संख्या है तो कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी, ठीक है, अदिश राशि होगी, है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब एक चीज आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि ई डॉट ई क्यों लिखा गया है। अरे 2 बातों पर निर्भर करा, ए इंटू ए कर दीजिए, दोनों अनुक्रमानुपाती है तो ए इंटू ए कर दीजिए, डॉट क्यों लगाया। अब उसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे यहां पे हमने कहा ये आपका 3rd फिगर है, हमने कहा इसका फ्लक्स बनाइए, तो आप कहेंगे यहां पर कोई भी बल रेखाएं तो गुजर रही हैं, 1 2 3 बल रेखाएं गुजर रही हैं, लेकिन कोई भी बल रेखाएं इस पृष्ठ से अभिलंबवत अर्थात 90 अंश का कोण नहीं बनाते हुए गुजर रही हैं, तो इसका फ्लक्स 0 होना चाहिए। क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि जो बल रेखाएं गुजरी वो अभिलंबवत गुजरे, 90 अंश का कोण बनाकर गुजरे। लेकिन यहां पे तो कोई बल रेखाएं 90 अंश का कोण नहीं बना रही हैं, इसका मतलब जो फ्लक्स है वो 0 होना चाहिए। तो हमने शुरू में आपको बताया था इसका फ्लक्स 0 नहीं होगा और न ही इसका फ्लक्स 3 होगा।
तो इसका फ्लक्स कितना होगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम आपको ये भी समझाएंगे कि ये डॉट क्यों लगा है, ध्यान से आप समझिएगा। जैसे ये है आपका कोई पृष्ठ, हमने आपको कल एरिया वेक्टर के बारे में डिटेल से समझाया था। पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा। इसका एरिया वेक्टर या तो इधर होगा या तो इधर होगा। हमने आपको बताया था एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर या तो इधर या तो इधर, दो एरिया वेक्टर होगा ओपन सरफेस का। दोनों में से आपकी जो इच्छा है आप वो एरिया वेक्टर ले सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एक सदिश राशि होती है, हम जानते हैं। ये E है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसको दो पार्ट में हम तोड़ देते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाली बल रेखाओं को दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। इसका जो पहला पार्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट है और इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी होगा। बताइए एरिया वेक्टर कैसे है, पृष्ठ आपने ऐसे रखा है तो एरिया वेक्टर ऐसे ही होगा। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर ही है, तो ये हमने लिख दिया वेक्टर ए। ये ई को दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, एक पार्ट ऐसे तोड़ दिया, जो दूसरा पार्ट होगा वो ए के परपेंडिकुलर यानी ऐसे होगा। बताइए इस ई के दो पार्ट होंगे, पहला पार्ट इधर हमने लिया, दूसरा पार्ट उधर लिया। हम मान लेते हैं ये जो कोण है एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो कोण है वो थीटा है। एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो आप जानते हैं, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर ही होगा। तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और ये वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन और वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन के बीच कोण कितना है, थीटा है। इस ई को दो पार्ट में हमने तोड़ा, पहला पार्ट इधर लिया, दूसरा पार्ट इधर लिया। आप जानते हैं जिस पार्ट के साथ थीटा लगा होता है, जिस पार्ट के साथ थीटा लगा होता है, जिस पार्ट के साथ थीटा लगा होता है वो कॉस में जाता है। तो ये वाले पार्ट के साथ थीटा लगा हुआ है तो ये वाला पार्ट कॉस में जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे ई कॉस थीटा। जानते हैं किसी भी वेक्टर को तोड़ने के दो पार्ट मिलते हैं, एक ई कॉस थीटा, एक ई साइन थीटा। ई कॉस थीटा किसके साथ मिलता है, जिसके साथ थीटा लगा है। तो इस वाले पार्ट के साथ थीटा, ये ई है, इसका एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तो इस वाले पार्ट के साथ क्या है, थीटा है। इस वाले पार्ट के साथ थीटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये कॉस में जाएगा। ओके, ऊपर वाले के साथ कोई भी कोण नहीं लगा है, देखिए ऊपर वाले के साथ कोई भी कोण नहीं लगा है, इसका मतलब वो किस में जाएगा, साइन में जाएगा, अर्थात ऊपर वाला जो पार्ट है वो साइन थीटा में जाएगा। इतनी बात आप समझ पाए कि नहीं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के दो पार्ट हमने तोड़े, एक पार्ट ई कॉस थीटा, दूसरा पार्ट ई साइन थीटा। ई कॉस थीटा जो है, ई कॉस थीटा ध्यान से आप समझिएगा, वो किसके डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन में है। और क्या ई कॉस थीटा जो है वो इस पृष्ठ के ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है, क्या ई कॉस थीटा इस पृष्ठ के ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है, अर्थात ई फ्लक्स नहीं बनाएगा, ई साइन थीटा भी फ्लक्स नहीं बनाएगा, लेकिन ई कॉस थीटा फ्लक्स बनाएगा, क्योंकि ई कॉस थीटा पृष्ठ के अभिलंबित होकर के गुजर रही है। देखिए हमें फ्लक्स में किसकी गणना करनी है, विन्ही बल रेखाओं को लेना है जो अभिलंबित गुजरेंगी। तो अभिलंबित होकर के इस पृष्ठ से अभिलंबित कौन सी बल रेखाएं गुजर रही हैं, वे वाली। तो ये क्या बनाएगी, फ्लक्स बनाएगी। अतः हमने कहा था फाई ई दो बातों पर निर्भर करता है, एक ई मतलब वैद्युत क्षेत्र, लेकिन यहां ई फ्लक्स नहीं बना रहा है, यहां फ्लक्स कौन बना रहा है, कौन से, ई कॉस थीटा बना रहा है। तो हम कहेंगे ई कॉस थीटा, क्या कहेंगे, ई कॉस थीटा इंटू ए मतलब एरिया। अरे फ्लक्स जब हम आपको अभी प्रीवियस वाले पढ़ा रहे थे स्लाइड में, तो हमने क्या बताया था, दो बातों पर निर्भर करता है, एक ई और एक ए। ई बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ जाएगा, ए बढ़ाने से भी फ्लक्स बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ई फ्लक्स नहीं बना रहा था, क्यों, क्योंकि तिरछा निकल जा रहा था, थीटा कोण बनाते हुए निकल जा रहा था। तो इसके दो पार्ट हमने कर दिए, एक ई कॉस थीटा, दूसरा ई साइन थीटा। ई कॉस थीटा फ्लक्स बना रहा है, इसलिए ई की जगह हमने लिखा ई कॉस थीटा इंटू ई। अब यहां से आप आसानी से इसको क्लियर कर पाएंगे। फाई ई की जो वैल्यू होगी,
क्या हो जाएगी, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, फाई ई की वैल्यू, अच्छा ई ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए, क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए। तो फाई ई वैद्युत फ्लक्स ई डॉट ए क्यू होता है, आप समझ पाए कि नहीं, ई डॉट ए क्यू होता है, आप समझ पाए कि नहीं, इजी, आसानी से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये फाई ई का मेन फार्मूला है। ठीक है, इसके अगर हम मात्रक के बारे में बात करें, मात्रक के बारे में बात करें तो इसका जो मात्रक होता है, ध्यान से, ई का मात्रक, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा, इसका ये मात्रक है। अब ध्यान से समझिएगा, नोट पॉइंट करके हम कुछ चीजें लिखवा रहे हैं आपको। यदि पहला पॉइंट, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो उसका मान धनात्मक लेते हैं, यदि पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो फाई ई का मान ऋणात्मक लेते हैं। क्या हमने कहा, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो फाई ई का मान धनात्मक, पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो फाई ई का मान ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तब फाई ई का मान ऋणात्मक और यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तब फाई ई का मान धनात्मक लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे गॉस का नियम, वहां पे इसका काम आएगा। लेते हैं, फ्लक्स अगर पृष्ठ में प्रवेश कर रही है तो फाई ई का मान ऋणात्मक, बाहर निकल रही है तो धनात्मक। दूसरा ध्यान से देखिएगा, यदि कोई पृष्ठ असमान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित नहीं है, असमान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, असमान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, तब फाई ई की वैल्यू, जैसे हमने कहा ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, ठीक है ना, ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ असमान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, मतलब ये हमने ले लिया एक छोटा सा पार्ट dA और इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E1 है, ये हमने छोटा सा पार्ट ले लिया dA, इधर मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 है, ठीक है, E2 है, इधर हमने ले लिया तीसरा पार्ट मान लेते हैं dA और यहाँ वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमने मान लिया E3 है। मतलब कहने का, अगर कोई पृष्ठ असमान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तब उसका जो फ्लक्स है फाई ई वो समाकलन विधि के द्वारा निकाला जाएगा और सूत्र होगा E.dA, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई फ्लक्स एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तब तो आपके पास ये सूत्र है, E का डायरेक्ट मान रखिए, उत्तर है। अगर असमान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, मतलब E का मान चेंज हो रहा है, तब E कौन सा रखेंगे, ये कौन सा ही रखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। उस कंडीशन में इस वाले फार्मूला से वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत फ्लक्स की गणना की जाएगी, ठीक है ना। तो ये था आपका टोटल फ्लक्स के बारे में। हमने आपको फ्लक्स के बारे में क्या क्या समझाया। वैद्युत फ्लक्स में फ्लक्स का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रवाह अथवा गुजरना। वैद्युत फ्लक्स का अर्थ होता है वैद्युत बल रेखाओं का गुजरना, अर्थात वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबोत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ बताया, यहाँ 3 बल रेखाएं इस पृष्ठ से अभिलंबोत होकर के गुजर रही हैं, इसलिए फाई ई का मान 3 है। यहाँ 2 बल रेखाएं गुजर तो रही है पृष्ठ से, लेकिन अभिलंबोत होकर के गुजर नहीं रही है, इसलिए फाई का मान 2 नहीं ले सकते। तो क्या
फाई का मान 0 होगा? फाई का मान 0 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आगे हमने समझा था, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। जैसे इस कंडीशन में 3 बल रेखाएं गुजरी तो फ्लक्स 3, इस कंडीशन में 7 बल रेखाएं पृष्ठ से अभिलंबवत होकर के गुजरी तो फ्लक्स का मान 7 हो गया। हम इस फिगर को लिए और इस फिगर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा दिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देने से क्या हुआ? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देने से हमने देखा फ्लक्स का मान भी बढ़ गया। इस कंडीशन में फ्लक्स 3 था, इस कंडीशन में फ्लक्स 7 हो गया। क्यों? क्योंकि बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे तो जो बल रेखाएं दूर दूर थी वो बल रेखाएं क्या हो गई? नजदीक नजदीक हो गई। तो हमें पता चला कि जो फ्लक्स है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे तो फ्लक्स का भी मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर हमने क्या? पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा दिया। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या हुआ? जो बल रेखाएं बाहर निकल रही थी वो भी अब पृष्ठ में से होकर निकलेंगी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में भी फ्लक्स का मान बढ़ गया। यहाँ फ्लक्स 7 था, यहाँ फ्लक्स 9 हो गया, यानी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब पृष्ठ के क्षेत्रफल के भी अनुक्रमानुपाती होता है वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अर्थात फाई 2 बातों पर निर्भर किया, ई और ए, ठीक है ना। अब ई डॉट ए क्यों लगाया हमने आगे समझा था, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है। हमने कहा यहां पे बल रेखाएं गुजरी 3 तो इस पृष्ठ से, लेकिन फ्लक्स 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभिलंबवत नहीं गुजरी। हमें क्या करना है? अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाओं को खोजना है। तो हमने देखा अभिलंबवत कौन सी बल रेखाएं गुजर रही थी? ई कॉस थीटा। तो फ्लक्स कौन बनाएगा? ई कॉस थीटा। पृष्ठ का क्षेत्रफल ए, अर्थात ई कॉस थीटा ई डॉट ए। यदि बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करेंगी तो फ्लक्स का मान ऋणात्मक, बाहर निकलेंगी तो फ्लक्स का मान धनात्मक होगा। अगर कोई पृष्ठ असमान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो इस वाले सूत्र से फ्लक्स की गणना करेंगे। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। एकदम आसानी से हम लोगों ने चीजों को क्लियर किया है, कॉन्सेप्ट को समझा है। अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग समझेंगे, गॉस का प्रमेय। ध्यान से आप समझिएगा, कितना आसान है और कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ जाएंगे। गॉस का प्रमेय, ठीक है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, ध्यान से, गॉस का प्रमेय क्या है? गॉस का प्रमेय क्या है? अब फ्लक्स निकालना हमारे लिए आसान है। फ्लक्स अगर कभी भी पूछेगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए कर देंगे, फ्लक्स निकल जाएगा। लेकिन इस वाले सूत्र में एक समस्या ये है कि हमें काम ज्यादा करना पड़ता है। काम ज्यादा कैसे करना पड़ता है? सबसे पहले ई का मान निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे और ई और ए के बीच का कोण कितना है वो निकालेंगे। ये 3 चीज अगर आपको ज्ञात होगी तभी आप वैद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं, अदरवाइज फ्लक्स की गणना नहीं कर सकते। तो परिभाषा जो हमने पढ़ा डिफिनीशन वाले तरीके से, अगर फ्लक्स का मान निकालना है तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी? ई की, ए की, थीटा की। लेकिन एक बहुत ही सरल तरीकों को 1835 ईस्वी में कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बताया। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बहुत ही आसान तरीकों को, इन्होंने कहा कि कोई भी बंद पृष्ठ है, कोई भी बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश हमें बता दीजिए कि इस बंद पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है। हम आपको फ्लक्स का मान तुरंत बताएंगे। इन्होंने क्या कहा? देखिए, पहले फ्लक्स इस वाले सूत्र से निकाला जाता था, फिर 1835 ईस्वी में कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने क्या कहा कि कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश हमें बताइए, आवेश में बताइए, हम आपको फ्लक्स बता देंगे। केवल आवेश से फ्लक्स बताएंगे। कैसे? इन्होंने कहा उसके अंदर जितना भी आवेश है उसमें एप्सिलॉन नॉट का भाग लगा दीजिए। आपके अंदर उस पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है टोटल आवेश निकालिए और टोटल आवेश में किसका भाग लगा दीजिए? एप्सिलॉन नॉट का। तुरंत ही आपको फ्लक्स पता चल जाएगा। इतना आसान तरीका। इसके पहले हमें क्या चाहिए? ई चाहिए, ए चाहिए, थीटा चाहिए। इन्होंने कहा कुछ मत बताइए, बस उसके अंदर का हमें आवेश बताइए। इस चीज को हम प्रूव भी करेंगे आज कि क्या सचमुच में केवल आवेश से ही फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये चीजें कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बताया। और कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बताया क्या, समझ पाए? गॉस का जो थ्योरम है वो फ्लक्स निकालने का वैकल्पिक नियम है। फ्लक्स निकालने का वैकल्पिक नियम है। इससे फ्लक्स ही निकालते हैं, लेकिन आसानी से फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग गॉस के नियम में
ध्यान से आप समझेंगी, एकदम आसानी से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए ध्यान से, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने 1835 में कार्ल फ्रेडरिक गॉस, अब इनको हम अलग कलर में लिख देते हैं, ठीक है। कार्ल फ्रेडरिक, चलिए ये कलर ठीक है, ठीक है। 1835 में कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ के फ्लक्स के संबंध में एक नियम दिया जिसे गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय कहते हैं। ठीक है। अब क्या नियम दिया वो समझिए, हमने नियम आपको बता दिया। इस नियम के अनुसार नियम क्या इन्होंने दिया, ध्यान से, किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये इन्होंने कहा, क्या कहा, किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर संपूर्ण आवेश Q हो, कितना हो, Q हो, तब फाई ई की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, फाई ई की वैल्यू, अच्छा फाई डिफिनीशन से निकालना चाहेंगे तो E डॉट डी ए होता है, आप जानते हैं E डॉट ए या E डॉट डी ए, और गॉस के नियम से निकालेंगे तो Q/ε0। उसके अंदर संपूर्ण आवेश कितना है, उसमें ε0 का भाग लगा दीजिए, उसका क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया क्या, क्या बताया, ठीक है, इन्होंने बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ के अंदर संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इस चीज को हम प्रूफ भी करेंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में प्रूफ करेंगे, ऐसा प्रूफ कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो फ्लक्स गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस का नियम क्या है, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का क्या मतलब है, प्रूफ करने का मतलब ये है कि हमने पढ़ा है कि फाई ई की जो वैल्यू होती है E इंटू ए होती है, यही होती है, लेकिन इन्होंने बताया कि फाई ई की जो वैल्यू होती है वो Q/ε0 होती है। मतलब हम यहां से चलेंगे और ये ला देंगे, परिभाषा से चलेंगे, फ्लक्स परिभाषा से चलेंगे और लाएंगे कि फ्लक्स इतना, मतलब ई ए ही किसके बराबर है, Q/ε0 के बराबर है। ई ए ही किसके बराबर है, Q/ε0 के बराबर है। तो परिभाषा से फ्लक्स ये है और इनके डिफिनीशन से फ्लक्स ये है, जब दोनों बराबर ही हैं तो काम आपका हो गया। ध्यान से आप समझिएगा, एकदम आसान है।
कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए प्रूफ देखते हैं, प्रूफ पे सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर। हमने कोई भी पृष्ठ बना लिया, ध्यान से समझिएगा आप, ये हमने कोई भी पृष्ठ बना लिया, हमने गोला ही नहीं बनाया, कोई भी पृष्ठ आप ले सकते हैं, पृष्ठ केवल क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब समझिए इस पृष्ठ का हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया, ये सपोज कीजिए डी, थोड़ा और बड़ा लेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा, लेकिन ये है छोटा ही, ठीक है। ये क्या है, डी ई है, ठीक है। मान लेते हैं यहां पे एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। जो क्षेत्रफल अवयव हमने लिया हुआ है, जो क्षेत्रफल अवयव हमने लिया हुआ है इस पृष्ठ से r दूरी पर है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, हम मान लेते हैं यहां पे आपका है डी ए, एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर यहां पे एक आवेश हमने ले लिया है प्लस क्यू आवेश, आवेश क्या ले लिया है, प्लस क्यू आवेश यहां पे रखा हुआ है, और ये जो डिस्टेंस हमने लेकर के रखा हुआ है यहां से यहां तक r है। हम मान लेते हैं कि ये जो पृष्ठ है यहां पे जो कोण बना रहा है वो डी ओमेगा है। आप जानते हैं घन कोण, कल हमने आपको बताया था, घन कोण क्या होता है, किसी भी पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। तो ये पृष्ठ इस बिंदु पर जो कोण अंतरित करेगा उसको हम लोग बोलेंगे घन कोण। ओके, अगर हम आपसे पूछें ये आवेश इस बिंदु O पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं वैद्युत क्षेत्र। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी अगर हम आपसे पूछें, तो आप कहेंगे यहां से बिंदु ऐसे जो मिलाएगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, ठीक है। इसको हम हल्का सा, ठीक है, चलिए हाईलाइटेड कर दिए। ये क्या है, ई की डायरेक्शन है। ई की डायरेक्शन तो आप समझ रहे होंगे बहुत ही आसानी से, अरे प्लस क्यू आवेश इसलिए विद्युत बल दिखाएं बाहर निकल रही है। अच्छा, यहां पे एक चीज हम आपसे लेना चाहते हैं, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। तो हम मान लेते हैं जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसी है, हम मान लिए। अब हमें नहीं पता एरिया वेक्टर किधर है, ध्यान से, क्योंकि पृष्ठ हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। डी ए का डायरेक्शन हमने मान लिया, हो सकता है ये डी ए इसी ए पे हो, ये डी ए इसी ई पे हो सकता है ना। तो ये एरिया वेक्टर हो सकता है इसी ई पर हो, और हो सकता है कि उधर हो सकता है इधर हो। बस हम इतना जानते हैं कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमने मान लिया कि डी ए इधर है, ई और डी ए के बीच का जो कोण बन रहा है वो थीटा है। ये प्लस क्यू आवेश इस बिंदु O पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये आसानी से आप समझ सकते हैं। यहां पे हमने इसको छोटा करके साइड कर दिया। प्रूफ देखते हैं ध्यान से, फिगर आई होप आपको दिख रहा होगा। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं E है, E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश की बटे दूरी का स्क्वायर। अब हम ये मान लेते हैं ये हमारे पास है O डैश, मान लिया हमने क्या है O डैश। अगर हम आपसे पूछे दिशा बताइए तो आप कहेंगे जो दिशा होगी O डैश से O की ओर होगी, सही है। दिशा किधर होगी, O डैश से O की ओर। ओके, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया। अगर हम कहें ये जो क्षेत्रफल अवयव हमारा डी ए है, ये जो क्षेत्रफल अवयव हमारा डी ए है, ये डी ए क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। ध्यान से कहेंगे कि क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई। लेकिन अति सूक्ष्म अवयव हमने लिया है, अति सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है, तो फ्लक्स का भी मान कितना होगा अति सूक्ष्म, तो हमने इसको लिखा डी फाई ई। और इसका तरीका क्या है हमने आपको बताया है,
इसका जो तरीका है वो है ई डॉट डी ए। अरे फ्लक्स निकालने का तो यही तरीका है। फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए, अति सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिखा है इसलिए डी फाई लिखा, और यहाँ क्षेत्रफल क्या है, डी ए है। अगर इसको आप तोड़ना चाहेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू आप यहां से उठा करके रख दीजिए। ई की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से रखने पर, ई का मान समीकरण 1 में रखने पर आई होप आपको दिख रहा होगा। ई का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए क्या है, डी फाई ई बराबर ई है, ई की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के बटे आर स्क्वायर, ये ई की वैल्यू। फिर क्या है हमारे पास, डी ए कॉस थीटा। अब ध्यान से आप समझिएगा इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। डी फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए क्यू का गुणा 1 में करेंगे, क्यू के बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये आर स्क्वायर इधर लगा देते हैं, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। और ये डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर क्या होता है, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर होता है डी ओमेगा। याद है आपको, चूंकि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। बताइए, क्षेत्रफल के बटे त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल के बटे त्रिज्या का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर क्या होता है, घन कोण होता है, डी ओमेगा होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था इसको। ये जो फ्लक्स आया है ये किसके कारण आया है, ये फ्लक्स अति सूक्ष्म अवयव डी ए के कारण आया है। लेकिन हमें डी ए के कारण नहीं निकालना है, हमें इस पूरे पृष्ठ का फ्लक्स निकालना है, पूरे पृष्ठ का फ्लक्स निकालना है। तो पूरे पृष्ठ, देखिए हम कहां से चले हैं, हम चले हैं डिफिनीशन से, और सिद्ध कर देंगे कि जो फाई ई है वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ये जो फ्लक्स है ये छोटे से पृष्ठ का है, लेकिन फ्लक्स हमें चाहिए पूरे पृष्ठ का। तो छोटे से पृष्ठ के फ्लक्स से बड़े पृष्ठ का फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। कहेंगे कि अतः पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो डी फाई ई का समाकलन करेंगे तो फाई ई आएगा, और इधर समाकलन करेंगे क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा होगा। डी किसके साथ लगा है, डी किसके साथ लगा है, डी ओमेगा के साथ लगा है। तो ओमेगा के अलावा जो भी चीजें हैं कांस्टेंट, उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। डी किसके साथ लगा है, ओमेगा के साथ लगा है। तो ओमेगा के अलावा जो भी चीजें हैं कांस्टेंट, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, डी ओमेगा, अंदर क्या बचा, डी ओमेगा। समाकलन कर दिया। अरे छोटा सा फ्लक्स था पता, हमें पूरा फ्लक्स चाहिए, छोटे से ज्यादा पूरा मान निकालने के लिए क्या करते हैं, समाकलन तो करते हैं। समाकलन कर दिया, फाई ई का मान, ये डी ओमेगा का मान क्या होता है, डी ओमेगा का मान, ध्यान से आप समझिएगा। किसी भी बंद पृष्ठ के द्वारा, किसी भी बंद पृष्ठ के द्वारा किसी उसके अंदर किसी बिंदु पर जो अंतरित घनकोण होता है वो 4 पाई रेडियन होता है। जैसे ये पूरा पृष्ठ अपने अंदर किसी भी बिंदु पर कितने अंश का कितना रेडियन का कोण बना, स्टेरेडियन का कोण बनाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन का। मतलब ये पूरा पृष्ठ अपने अंदर किसी भी बिंदु पर 4 पाई स्टेरेडियन का घनकोण बनाता है। तो समाकलन कर दिया, मतलब पूरा पृष्ठ इस बिंदु ओ डैश पर कितने अंश का घनकोण बना रहा है। तो कितने अंश का घनकोण बनाएगा, 4 पाई। कितने अंश का, 4 पाई। ये आपको पता होना चाहिए। हमने क्या कहा, चलिए हम लिख भी देते हैं यहां पे, किसी बंद पृष्ठ द्वारा, किसी बंद पृष्ठ द्वारा उसके अंदर किसी बिंदु पर 4 पाई स्टेरेडियन का घनकोण बनाता है। ये आप जानते रहिए कि कितने अंश का घनकोण बनाएगा, 4 पाई। अब ये 4 पाई से कैंसल,
फाई ई की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू के बटे एप्सिलॉन नॉट। और हमें यही तो चाहिए था, हमने यही पढ़ा है फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है। हमने पढ़ा है कि जो फ्लक्स की वैल्यू होती है, जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, यही तो बताया था। चलिए ये है हमारा पूरा का पूरा प्रूफ गॉस के थ्योरम का। कितना आसान सा प्रूफ है। हमने क्या कहा कि कोई गॉस ने कहा, हमने नहीं, गॉस ने कहा कि कोई भी बंद पृष्ठ है उसके अंदर जो संपूर्ण आवेश है उसमें एप्सिलॉन नॉट का भाग दीजिए, आ जाएगा फ्लक्स का मान। तो हमने सिद्ध किया कि ये बंद जो पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ का फ्लक्स फाई कितना है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और यही तो उन्होंने भी बताया है। कितना आसानी से चीजें क्लियर हुई हैं। देखिए गॉस का नियम यहाँ पे हमने लिख रखा है। गॉस का नियम क्या है, 1835 में कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ के फ्लक्स के संबंध में एक नियम दिया जिसे गॉस का नियम कहते हैं, ठीक है, या गॉस का प्रमेय भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 होता है। मतलब क्यू में 1/ε0 गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो क्यू बटे ε0 होगा। और ये इसका टोटल प्रूफ है, ठीक है। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इसीलिए हमने आपको डिटेल से चीजों को क्लियर कराया हुआ है। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, चीजें आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे कल गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ऐसा हेडिंग जो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कल वाला जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 110% आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे कल। फिर से वही रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। डेली का पीडीएफ पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एमफी सेंटर से ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, यहाँ पे आपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे कल, गॉस के नियम के अनुप्रयोग को चेक करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आप जरूर जुड़िएगा। मिलेंगे कल, तब तक बेस्ट ऑफ लक।